नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सब कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरूह भाग 2 के पाठ बाजार दर्शन को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। बाजार दर्शन, इस लेसन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से कवि ने बाजार के आकर्षण को स्पष्ट किया है। बाजार, लेखक का मानना है कि बाजार मानवता के लिए विडंबना है, जिसमें लोग आवश्यकता पूर्ति हेतु क्रय विक्रय नहीं करते, अपितु परचेजिंग पावर, खरीदने के सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे बाजार में कपट बढ़ता है, सद्भाव नष्ट होता है, परस्पर भाई भाई के संबंध न रहकर शोषण के संबंध रह जाते हैं। ऐसे बाजार में सभी लोग एक दूसरे की हानि करके अपना लाभ कमाना चाहते हैं। ऐसे में कपटी सफल होता है तथा निष्कपट मारा जाता है। ऐसा व्यापार पूरी मानवता के लिए अभिशाप है। इसमें मानवों की हानि ही अधिक होती है और बाजार का जो मूल लक्ष्य है, आवश्यकता में काम आना, वह भी समाप्त हो जाता है। तो चलिए सर्वप्रथम हम जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 26 जनवरी सन 1905 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान अलीगढ़ के कोडीगंज गांव में हुआ था और इनका पूरा नाम है आनंदी लाल। तो चलिए अब हम बाजार दर्शन को समझते हैं कि आखिर बाजार दर्शन है क्या। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का विचार प्रधान निबंध है। बच्चों, आप याद रखिएगा कि ये एक निबंध है। इसमें लेखक ने बाजार की आवश्यकता और उपयोगिता पर विचार किया है। बाजार एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करना है, उसका शोषण करना नहीं। बाजार वस्तुओं का प्रदर्शन स्थल नहीं है। तात्पर्य यह है कि आज किस प्रकार बाजार आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिससे अनिच्छुक ग्राहक भी माल खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं। बिना जरूरत के सामान को खरीदना और बेचना दोनों ही बाजारूपन को बढ़ावा देता है। ऐसा बाजार अपने लक्ष्य से भटका हुआ बाजार कहलाता है। अनावश्यक क्रय, इस निबंध में कवि ने एक अनावश्यक क्रय, जो क्रय माने होता है खरीदना, परचेज करना किसी कोई चीज़, तो लेखक ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार हम जब बाजार जाते हैं तो हम अनावश्यक ही क्रय करते हैं, खरीद करते हैं। और इस अनावश्यक क्रय को कवि ने, जैनेन्द्र कुमार जी ने एक अपने मित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। लेखक के एक मित्र एक मामूली चीज़ खरीदने बाजार गए थे। उनको एक छोटी सी चीज़ खरीदना था तो वो बाजार गए थे। लौटे तो उनके साथ अनेक बंडल थे, यानी ढेर सारा सामान था। इस फिजूल खर्ची के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को जिम्मेदार बताया। यानी उनके मित्र ने कहा कि मेरी पत्नी ने ही इतना कुछ बताया था, इस वजह से ये साथ गई थी, इसलिए मुझे इतना सामान खरीदना पड़ गया। स्त्रियां अधिक सामान बाजार से खरीदती हैं, यह ठीक है, किंतु पुरुष अपना दोष पत्नी पर डालकर बचना चाहते हैं। अब जैनेन्द्र जी यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ों को खरीदने का जो मन होता है वो केवल स्त्रियों में अधिक होता है, स्त्रियां ज़्यादा सामान खरीदती हैं। ये जो दोष है, कहीं ना कहीं ये दोष है कि कोई भी चीज़ देखना और उसके प्रति आकर्षित हो जाना, खरीदने के लिए लालायित हो जाना, तो यह दोष जो है जितना कि स्त्रियों में पाया जाता है वह उतना ही पुरुषों में भी पाया जाता है, परंतु पुरुष अपना यह दोष स्त्रियों पर डालकर स्वयं को बचा लेते हैं। खरीदारी में एक अन्य चीज़ का भी महत्व है, वह है मनी बैग। मनी बैग अर्थात पैसे की शक्ति। अब पैसे की शक्ति से तात्पर्य यह है कि जिसके पास मनी बैग है, यानी कि पैसे हैं, उनकी जेब भरी हुई है, वो ही अनावश्यक क्रय के लिए अपने को
समर्थ पाते हैं और बाज़ार में जो भी चीज़ उन्हें लगती है कि खरीदनी चाहिए वो तुरंत उसे खरीद लेते हैं, चाहे वो उनके काम की हो या ना हो। पैसे की पावर। पैसा पावर है, एक शक्ति है। इसका प्रमाण लोग अपने आसपास माल, असबाब, कोठी, मकान आदि इकट्ठा करके देते हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति के पास पैसा है तो वो पैसे के माध्यम से अपने को प्रूफ करना चाहता है कि मेरे पास कितना, आसपास इतना कुछ सामान है, बंगला है, कोठी है, कार है, तो वो उसको शो ऑफ करना चाहता है, दिखाना चाहता है। लेकिन कुछ संयमी लोग इस पावर को समझते हैं किंतु वे प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। इस लेखक का कहना है कि कुछ संयमी लोग जो अपने को संयमित रखते हैं, पैसे की शक्ति के आगे दबते नहीं हैं, वो पैसे की पावर, उसकी शक्ति को तो समझते हैं किंतु वो प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं रखते। भले ही उनके पास कितना ही पैसा हो, लेकिन वो प्रदर्शन का काम नहीं करते हैं, वे संयमी होते हैं। वे पैसा जोड़ते जाते हैं जो कि उनकी मुसीबत के समय काम आ सके, तथा इस संग्रह को देखकर गर्व का अनुभव करते हैं कि मैंने इतना कुछ पैसा जमा करके रखा है, आगे मेरे बच्चे की पढ़ाई होगी या उसकी किसी का शादी विवाह होगा तो वो उसमें काम आएगा। मित्र का मनी बैग खाली हो गया था। अब जैनेन जी कहते हैं कि मेरा जो मित्र सामान, छोटी सी चीज़ लेने गया था, वो ढेर सारा सामान खरीद कर लाया था, उसका मनी बैग यानी उसका जो भी उसके पास पैसे थे वो समाप्त हो गए थे। लेखक ने समझा कि जो सामान उन्होंने खरीदा था वह उनकी आवश्यकता के अनुरूप था। उन्होंने अपनी परचेजिंग पावर अर्थात क्रय के अनुसार ही सामान खरीदा था। परचेजिंग पावर यानी उसने अपनी खरीदने की सामर्थ्य के अनुसार, वो उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो चीज़ों को खरीद सके, अतः उसने अपनी परचेजिंग पावर के अनुरूप ही उन सामानों को खरीदा था। बाजार का जादू। कवि ने बाजार को कवि यह स्पष्ट किया है कि बाजार में एक अजीब सा जादू होता है, एक आकर्षण शक्ति होती है। उसमें प्रदर्शित वस्तुएं ग्राहक को आकर्षित करती हैं। उस बाजार में जो भी चीज़ें लगी होती हैं वो ग्राहक को यानी खरीदने वालों को अनायास ही आकर्षित कर लेती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं कि वह उनको खरीदे। इस आकर्षण से बहुत कम लोग ही बच पाते हैं। इस बाजार के आकर्षण से, इसकी शक्ति से बहुत कम लोग ही बच पाते हैं। संयमहीन व्यक्ति को बाजार कामना से व्याकुल ही नहीं पागल बना देता है। संयमहीन जो व्यक्ति अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को बाजार जो है वो कामना से व्याकुल नहीं पागल बना देता है। यानी उसके अंदर इतनी इच्छाएं जागृत होती हैं कि मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो एक अजीब सी अनियमितता का शिकार हो जाता है। उसमें असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा उत्पन्न करके उसको बेकार कर देता है। तो जो बाजार है उस व्यक्ति में जो संयमहीन है उसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसके अंदर दूसरों को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जलन होती है कि उसके पास कार है, मेरे पास कार नहीं, मैं भी खरीदूंगा। तृष्णा उत्पन्न होती है कि मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ, और वो जीवन भर संयमहीनता के कारण ईर्ष्या और तृष्णा का शिकार बनकर रह जाता है। जादू से रक्षा। अब कवि कहता है कि लेखक अब अपने दूसरे मित्र का उदाहरण देता है कि लेखक के एक अन्य मित्र भी बाजार गए थे। वहाँ अनेक चीज़ें थीं। वह बाजार में रुके भी बहुत देर तक। उनका सभी चीज़ें खरीदने का मन हो रहा था। सोचते रहे क्या लूँ क्या ना लूँ। उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, खाली हाथ लौटे। बाजार का जादू उसी पर चलता है जिसकी जेब भरी हो और मन खाली हो। मन खाली होने का मतलब यह पता ना होना है कि उसकी आवश्यकता की वस्तु क्या है। वह सभी चीज़ों को खरीद लेना चाहता है। जब यह जादू उतरता है तो पता चलता है कि अनावश्यक चीज़ें खरीदने से आराम नहीं, कष्ट ही होता है। बाजार जाना हो तो खाली मन जाना ठीक नहीं। बाजार जाते समय अपनी आवश्यकता ठीक से पता होनी चाहिए। अब जैनेन जी ने अपने दूसरे मित्र का एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, और वह कहते हैं कि उनका एक दूसरा मित्र है, वो भी बाजार जाता है परंतु उसका मन खाली होता है। अब बच्चों, मन खाली होने का तात्पर्य यह है कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई भी चीज़ नहीं थी कि हम क्या खरीदें। अगर हम कुछ चीज़ें
लिख के जाएं कि हमको ये चीज़ें हमने लिस्ट कर ली है, हमें 10 सामान खरीदने और हम यही सामान खरीदेंगे बाज़ार से। तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारा मन खाली हो, जब हम कुछ भी निश्चय करके ना जाएं कि हमको क्या चीज़ें खरीदनी हैं। तो उनका वह मित्र भी बिना सोचे बाज़ार जाता है और बाज़ार में सारी चीज़ें जब देखता है इतनी आकर्षित करती हैं उसे कि वह सब कुछ खरीदना चाहता है। अतः जब उसके अंदर क्या है, निर्णय की क्षमता का अभाव होता है, वह कोई भी निर्णय नहीं ले पाता, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं क्या चीज़ लूँ और क्या चीज़ छोड़ूँ। और इसी ऊहापोह में, इसी द्वंद्व में वह कोई भी सामान लिए बिना ही घर वापस आ जाता है। तो बाज़ार जाना हो तो खाली मन जाना ठीक नहीं। इसीलिए जैन जी कहते हैं कि बाज़ार जाना हो तो हमारे मन में एक लिस्ट होनी चाहिए, चीज़ों की, सामान की एक लिस्ट होनी चाहिए कि हमको ये चीज़ें लेनी है। और बाज़ार जाते समय अपनी आवश्यकता ठीक से पता होनी चाहिए। जब हमें अपनी आवश्यकता की चीज़ें पता होती हैं तो हम जाते हैं बाज़ार से और उन्हीं चीज़ों को लेकर चले आते हैं। तो हम अनावश्यक व्यय भी नहीं करते और बाज़ार के आकर्षण से भी बच जाते हैं। अब स्पष्ट कर देते हैं कि खाली और बंद मन का क्या तात्पर्य है। मन खाली ना रहे इसका मतलब मन का बंद होना नहीं है। मन के बंद होने का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार परमात्मा को है, वह पूर्ण है, मनुष्य अपूर्ण है। उनके मन में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मन को बलात् बंद करना केवल हठ है। सच्चा ज्ञान अपूर्णता के बोध को गहरा करता है और सच्चा कर्म इस अपूर्णता को स्वीकार करके ही होता है। अतः मन को बलात् बंद नहीं करना चाहिए, किंतु मन को चाहे सो करने की छूट नहीं देनी चाहिए। अब कवि ये कहता है कि मन खाली ना रहे, इसका मतलब है मन का बंद होना नहीं है कि हम सोच लें कि हम बाज़ार जाएंगे, हम कुछ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपूर्ण है। वो एक इच्छा उसमें उत्पन्न होती है, बलात् उत्पन्न होती है कि हमको कुछ ना कुछ पाना चाहिए। क्योंकि जब हमारे मन से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो हम ईश्वर हो जाएंगे, हम परमात्मा हो जाएंगे, शून्यता की स्थिति में चले जाएंगे। वह अधिकार केवल ईश्वर का है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना मन बंद कर दें, यानी हम कोई भी चीज़ों को खरीदने की इच्छा ही अपने मन से समाप्त कर दें, परंतु हमारे मन में कुछ निश्चित उद्देश्य, कुछ निश्चित आवश्यकता की चीज़ें होनी चाहिए जिन्हें हम खरीद सकें। बिल्कुल बंद भी नहीं होना चाहिए और अधिक के लिए मन खुला भी नहीं होना चाहिए। एक निश्चित सीमा में, आवश्यकता के अंदर हमारे मन में कुछ चीज़ों की लिस्टिंग होनी चाहिए। अब कवि अपने ही पड़ोस के एक भगत जी हैं, उनका उदाहरण देते हैं, चूरन वाले भगत जी। लेखक के पड़ोसी चूरन वाले भगत जी हैं। वे चूरन बेचते हैं, उनका चूरन प्रसिद्ध है। वह नियत समय पर चूरन की पेटी लेकर निकलते हैं, लोग उससे सद्भाव रखते हैं, उनका चूरन तुरंत बिक जाता है और 6 आने की कमाई होते ही वह शेष चूरन बच्चों में बांट देते हैं। बाजार का जादू उन पर प्रभाव नहीं डालता। पैसा उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी जेब में आने दीजिए, किंतु वह निर्दयतापूर्वक उसका निवेदन ठुकरा देते हैं। वे नियम से चूरन बनाते हैं, बेचते हैं और उतना ही कमाते हैं जितने की उनको ज़रूरत होती है। अब जैन जी ने यहाँ भगत जी का एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, और वो कहते हैं कि जो भगत जी हैं वो चूरन बेचने का काम करते हैं, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और जैसे ही उनका 6 आने की कमाई होती है, सिर्फ 6 आना, उन्होंने मन को खाली नहीं रखा कि मैं कुछ भी नहीं कमाऊंगा। उन्होंने मन के अंदर रखा है कि नहीं, मैं 6 आने कमाऊंगा, और 6 आने की कमाई वो करते हैं और शेष चूरन वो बच्चों में बांट देते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए वो बच्चों में बांट देते हैं। बाजार का जादू उन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। पैसा जो है वो उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी जेब में आने दीजिए, यानी कि वो अगर और चूरन बेचें जो बच्चों को बांट देते हैं तो उनकी जेब में और पैसे आ सकते हैं, परंतु वह इस आग्रह को निर्दयतापूर्वक ठुकरा देते हैं। वे नियम से चूरन बेचते हैं और उतना ही कमाते हैं जितने की उनको ज़रूरत होती है। अब भगत जी बाज़ार से नित्य सामान खरीदते हैं। वह बाज़ार में, ऐसा भी नहीं कि भगत जी बाज़ार नहीं जाते, वह बाज़ार से डेली कुछ ना कुछ सामान खरीदने जाते हैं। वह बाज़ार में सबसे हंसते बोलते हैं, वह वहाँ आंखें खोलकर चलते हैं। बाज़ार में फंसी स्टोर हैं, फैंसी स्टोर हैं, बाज़ार माल से भरा पड़ा है।
वह सबको देखते आगे बढ़ जाते हैं और पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, काला नमक तथा ज़ीरा खरीदते हैं और इसके बाद चांदनी चौक बाज़ार का आकर्षण उनके लिए शून्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भगत जी बाज़ार नहीं जाते, वह बाज़ार जाते हैं, मन में आवश्यकता की सामान की चीज़ों की एक लिस्टिंग करके जाते हैं कि मुझे चूरन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, काला नमक होगा, ज़ीरा होगा। तो वो केवल पंसारी की दुकान में ही जाते हैं और उन आवश्यकता की चीज़ों को खरीदते हैं और उसके बाद उनके लिए बाज़ार क्या है वो शून्य हो जाता है, उनको उस बाज़ार में कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। पैसे की व्यंग्य शक्ति। अब कवि ने इस निबंध के माध्यम से पैसे की व्यंग्य शक्ति को भी स्पष्ट किया है। पैसे की व्यंग्य शक्ति चुभने वाली होती है। पैदल चलने वाले के पास से गुजरती धूल उड़ाती मोटर उस पर व्यंग करती है कि तेरे पास मोटर नहीं है। वह सोचता है मैं अभागा हूँ, नहीं तो किसी मोटर वाले के घर जन्म क्यों न लेता। पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव चूरन वाले भगत जी पर नहीं होता, उनमें इससे बचने का बल है। यह बल उसी को प्राप्त होता है जिसमें तृष्णा तथा संचय की प्रवृत्ति नहीं होती। इस बल को आत्मिक, नैतिक, धार्मिक कोई भी बल कह सकते हैं। जिसमें यह बल होता है वह बाजार के व्यंग से प्रभावित नहीं होता, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। अब कवि ने कहा कि पैसे की व्यंग्य शक्ति, पैसे के आधार पर अपने अभावों के कारण स्वयं को हीन समझना या अधिक पैसे के कारण स्वयं को ऊंचा समझना, यही है पैसे की व्यंग्य शक्ति। जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो अपने अभावों के कारण स्वयं को हीन समझेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लोग मुझे हीनता की दृष्टि से देखते हैं। और जिसके पास अधिक पैसे हैं वह स्वयं को ऊंचा समझता है कि अरे मेरे पास बहुत पैसा है। पैसा ही हीनता या श्रेष्ठता का एहसास कराता है, यही पैसे की व्यंग्य शक्ति है। परंतु यह व्यंग्य शक्ति उसी पर प्रभाव डालती है जिसमें तृष्णा, यानी कि कुछ संचय करने की तृष्णा हो, भूख हो। परंतु इस तृष्णा को आत्मिक, नैतिक, धार्मिक कोई भी बल कह सकते हैं। जिसमें यह बल होता है वह बाजार के व्यंग से प्रभावित नहीं होता, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जिसके पास निर्बल यानी जिसके पास पैसे नहीं हैं, धनहीन है, निर्बल है, कमज़ोर है, वही धन की ओर झुकता है। लास्ट में कवि ने बाजार की सार्थकता पर प्रकाश डाला है कि आखिर बाजार क्यों है, बाजार किस लिए सार्थक हैं। तभी तक सार्थक हैं जब तक वे मनुष्य की आवश्यकताओं में काम आएं। परंतु जैसे ही ये बाजार अपनी स्वार्थ पूर्ति में लग जाते हैं और धन कमाने की होड़ में लग जाते हैं तो उनका असली लक्ष्य नष्ट हो जाता है। कवि चैनीन जी कहते हैं कि जो मनुष्य जानता है कि उसको क्या चाहिए, उसी से बाजार को सार्थकता प्राप्त होती है। अनावश्यक चीज़ें खरीदने वाले बाजार की शैतानी और व्यंग्य शक्ति ही बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं वो क्या है, बाजार की जो शैतानी है, उनमें जो एक छल की प्रवृत्ति हो रही है उसे ही वो बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण बाजार का जो सामाजिक सद्भाव है वो नष्ट होता है और कपट बढ़ता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है, यानी ऐसे बाजार की कोई कीमत नहीं। ऐसा बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र पूर्णतः उल्टा है। इस अर्थशास्त्र का जैनेन्द्र जी ने खंडन किया है। वह मायावी शास्त्र है। ऐसे अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र हैं। ये जो बाजार का अर्थशास्त्र है वो अनीति का शास्त्र है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थशास्त्र के कारण ही बाजार में फैंसी चीज़ों का प्रचलन बढ़ता है। लोग बिना आवश्यकता के ही उसके रूप चाल में फंसने लगते हैं। इसलिए लेखक ने उन्हें मायावी कह दिया है। और यह अनीतिपूर्ण है क्योंकि इसी में शोषण की शुरुआत हो जाती है। व्यापारी ग्राहक की हानि करके भी अपना लाभ कमाना चाहते हैं। आशा करती हूँ आपको बाजार दर्शन ये निबंध समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।